धन्यवाद मैम। आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाला। जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे हर रिचुअल्स का रीज़न कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें निभाइए और उसके पीछे के फैक्ट्स को पता करने की कोशिश कीजिए। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दौलत सिंह चौहान जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे बच्चों को उद्बोधित कर भविष्य में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करें। माननीय श्रीमती रुचिका चौहान जी, जो हमारे जिले की जिलाधीश हैं, श्री श्रीनिवास सिंह जी, जो इस संस्था के निदेशक हैं, श्री विवस्वान निबालकर जी, श्री अरविंद रानाडे जी, श्री रंजीत तोमर जी, श्री चतुर्वेदी जी, विज्ञान भारती के समस्त कार्यकर्तागण, शहर से पधारे बुद्धिजन और सबसे महत्वपूर्ण सारे स्कूलों से आए छात्र छात्राएं। मैं बहुत कार्यक्रमों में नहीं जाता हूं, इसलिए मैं जानता भी नहीं हूं कि किस तरह से छात्रों से बात की जाती है। लेकिन जब मुझे कहा गया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है और मैं किसी वजह से मना नहीं कर पाया, तो मैं यही सोच रहा था कि आपसे क्या बात करूंगा। लेकिन विवस्वान जी और मैडम ने ये काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि उनने एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय हम सबके बीच ला दिया है जो विज्ञान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, हमारे इस पूरे भारत भूमि की एक विचार की परंपरा रही है कि प्रश्न उठाए जाए। और रंजीत जी ने मुझे कार्यक्रम के थोड़ा पहले बोला कि आप कोई अगर थोड़ी गहरी बात करें तो अच्छा लगेगा, तो मेरे लिए और मुश्किल हो गया कि मैं आप लोगों से गहरी बात कैसे करूंगा, पहले तो बात करना ही मुश्किल है। लेकिन उससे मुझे जो एक रास्ता दिखा आप लोगों से बात करने का, मैं वही कोशिश करता हूं जो 10-15 मिनट मुझे बोलने के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सवाल करें। जो 700 साल हम गुलाम रहे, और जब भी किसी भी तरह की गुलामी हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारी सबसे पहली जो परेशानी शुरू होती है वो यह होती है कि हम हर चीज को मानने लगते हैं, जो किसी ने कहा उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रश्न करें, क्वेश्चंस पूछें। लेकिन मुझे एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा कैसे जाए, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो प्रश्न है भी कि नहीं। तो अगर इसको हम बहुत पीछे जाके देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति मिलती है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में है, और वो शुरू कुछ ऐसे होती है, नासीदा सन्नो। आपको किसी को पता हो तो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आपको संस्कृत में नहीं जाके सीधे हिंदी में आता हूं। वो शुरू होती है कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत नहीं था, मृत्यु नहीं थी, जीवन नहीं था, जल नहीं था, वायु नहीं थी, क्या था किसे है पता। जो अधिष्ठा ऊपर से सब पे निगरानी रखता है, क्या उसे भी है पता या उसे भी नहीं है पता। तो जो बात इस सूक्ति से, इस ऋग्वेद के, अगर आपको समय मिले तो पढ़िएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल की 129वीं सूक्ति बहुत ही खूबसूरत सूक्ति है, और शायद ये प्रश्न पूछने के तरीके को दर्शाती है जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो पूरा वैदिक काल है उसमें इस सूक्ति ने लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की। आपको ये ऐसे समझना पड़ेगा क्योंकि उसके पहले जब तक हम किसी प्राकृतिक किसी भी प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो हम उससे डरने लगते हैं। जब पहले बिजली गिरती थी तो लोग सोचते थे ये तो पता नहीं कोई भगवान का प्रकोप है, तो उन्हें नहीं पता था। जैसा कि अभी मैडम भी कह रही थी कि आपको अगर किसी चीज के होने के पीछे का रीजन नहीं पता है, कारण नहीं पता, तो आप उससे डरने लगते हैं। ये पहली बार है जब ऋषि प्रजापति ने एक जिज्ञासा के माध्यम से
कैसे प्रश्न पूछा जाए, उस पे भी प्रश्न पूछा जाए जिसने शायद सृष्टि रची है। तो ये जो जिज्ञासा है, इसकी जो इतिहास है, ये बहुत पुराना है। और जब आप इसके तह में जाके देखते हैं कि आप, उसके बाद गौतम बुद्ध की बात हुई जो कहते हैं बिलीव नथिंग नो मैटर हु सेड इट, नो मैटर वेयर इट इज रिटन, नो मैटर इवन आई हैव सेड इट, अनलेस इट अग्रीज विथ योर ओन कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो असली सवाल ये उठता है कि ये कॉमन सेंस और लॉजिक है क्या? कॉमन सेंस एंड लॉजिक वो जिज्ञासा है जो आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप जो प्रश्न पूछते हैं वो आज के संदर्भ में पूछते हैं। यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस इन अ कॉन्टेक्स्ट। तो जो ऑब्जेक्टिविटी है जिसकी गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं या जिसकी बात ऋषि प्रजापति कर रहे हैं, कि आपको किसी भी पूर्वाग्रह, किसी भी बायस से स्वतंत्र होके सवाल पूछना होगा। जब आप वो सवाल पूछते हो तो शायद आप सही जिज्ञासु होते हो। हम आज के समय में एआई की दुनिया में जी रहे हैं। तो 1950 में, ये आपको इसलिए मैं पीछे ले गया, वैदिक काल में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रहा था, जिससे आपको पता चले कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रक्रिया पे संसार बना है। और मजे की बात, आपको यह समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया, ये जिज्ञासा, ये सवाल पूछने से होगा क्या। तो ऐसा ही एक सवाल एलन ट्यूरिंग ने 1950 में पूछा अपने एक शोध पत्र में, जो माइंड नाम की रिसर्च जर्नल में छपा। और उसने पूछा, क्या मशीन प्रश्न पूछ सकता है? क्या मशीन सोच सकती है? क्या मशीन में जिज्ञासा हो सकती है? और उन्होंने एक टेस्ट दुनिया को दिया जिसका नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। आप में से कईयों को पता होगा, क्योंकि आजकल शायद मैंने स्कूल में देखा, हमारे 5वीं के बच्चों को एआई पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ। तो हमने उसमें वेद का एक नासदे सुक्त, जिसकी बात मैं कर रहा था, उसको भी जोड़ दिया। तो बच्चों के सोचने का तरीका बदल गया। तो एलन ट्यूरिंग जब बोलते हैं कि क्या मशीन सोच सकती है, तो आप उसको ऋषि प्रजापति के विचार से जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये एक ऋषि प्रजापति ने सृष्टि पे सवाल उठाया था, सृष्टि की प्रक्रिया पे सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है, किसे है पता, क्या इसको ढूंढा जा सकता है। ऐसा ही प्रश्न एलन ट्यूरिंग ने 1950 में उठाया, जिसने आज दुनिया को बदल दिया। उसने कहा मशीन सोच सकती है, तो उसने एक ट्यूरिंग टेस्ट दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पता होगा कईयों को, जब ये पहली बार किसी ने कहा तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि शायद मशीनें भी सोच सकती है। और आज आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, तो चैट जीपीटी कोई आपको रटा रटाया जवाब नहीं देता है, जैसे हम कई बार परीक्षा में सवाल का जवाब देने में कर देते हैं। वो पूरे इंटरनेट को खोज के जनरेटिव एआई के माध्यम से आपको एक सोचा समझा जवाब देता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट पहली बार 1920 में पार्शियल पास किया एक मशीन ने, और अब 1923 में चैट जीपीटी ने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि ट्यूरिंग टेस्ट तो पास कर लिया मशीन ने, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं, वो किसी को दोस्त नहीं बना पाया। देखिए मशीन कैसे सोच रही है, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। एक बॉट, चैट बॉट था, जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। वो पास कैसे किया? एक, आप अभी देखते होंगे, आप कहीं भी कैप्चा पजल्स आपको बार बार आती होगी कि आर यू अ रोबोट और ए ह्यूमन। तो यही सबसे आसान तरीका है आज के, और सबसे सटीक तरीका ये पता करने का कि आप जिनसे बात कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो इंसान है या चैटबॉट है। तो कैप्चा पजल उस चैटबॉट के पास गई। चैटबॉट ने उस कैप्चा पजल को एक ऐसे इंटरनेट वेबसाइट को भेजा जो इंसानों के काम आसान करता है। तो उन्होंने कैप्चा पजल बोली और उसका चैटबॉट ने भेजी और पता करने की कोशिश की कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो उस एंड पे था, जिसको ये कैप्चा पजल पे भेजी चैटबॉट ने, वो इंसान था। तो उसे शंका हुई कि ये खुद जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरे पास क्यों इस प्रॉब्लम को भेज रहा है और पैसे भी दे रहा है। तो उसने पूछा कि आप खुद ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कि आप कैप्चा पजल को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, तो आसान है। उसके अंदर कई बार आपको ट्रैफिक लाइट दिखती है, कई बार कार्ड दिखती है, कुछ कुछ दिखता है। तो उस चैटबॉट ने रिप्लाई किया कि चूंकि मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, उतनी सावधानी से देख नहीं पा रहा हूं। आप देखिए, मशीन इंसानों की तरह सोचना शुरू कर रही है। तो
ये जो जिज्ञासा है जिसने दुनिया में नित नए आविष्कार किए हैं, ये जो जिज्ञासा है जिसने सही प्रश्न या गलत प्रश्न के माध्यम से कोई नई खोज की है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का जब पहली बार किसी को अंदाजा लगा, जब पहली बार सोचा, तो उसके ऊपर किसी ने न्यूक्लियर बम, ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बम बना दिया। आइंस्टाइन उसको बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं किया। शायद कहा जाता है, हमारे कई जगह प्रमाण भी मिलता है, उसके दर्शन का प्रमाण तो जरूर मिलता है हमारे वेदों में, कि ऐसा सोचा गया था कि ऐसा अणु होगा जो कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करेगा और एक ऐसी शक्ति में उसका ऐसी शक्ति में बन जाएगा वो, जो शायद इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे, जिसको आप अणु बम कहते हैं। तो पहले लोगों ने नहीं सोचा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जिज्ञासा प्रश्न के बाद जहां पहुंचते हैं, जब हम आविष्कार कर लेते हैं, तो उस आविष्कार का इस्तेमाल कैसा करें, और यहां फिर हमारी परंपरा बीच में आती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि हमारी परंपरा कभी ज्ञान की नहीं रही, और मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। हमारी परंपरा हमेशा प्रज्ञा की रही। प्रज्ञा और ज्ञान का फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हम न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनाएंगे, कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बनाएंगे जो पूरे शहरों को रोशन करते हैं। हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज हमेशा प्रज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, और ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, ये नॉलेज और विजडम की जो जर्नी है, यही सबसे महत्वपूर्ण जर्नी है इस देश के लोगों की। अगर हमने ज्ञान को ज्ञान की तरह से इस्तेमाल किया, तो हम कभी भी ऐसी प्रज्ञा की तरफ नहीं जा पाएंगे जहां लोगों का बहुत फायदा हो, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए हो। आप देखिए, हम जिस समय जा रहे हैं, रे कुर्जवेल को आप पढ़े होंगे, शायद आपको स्कूल में किसी ने नाम बताया होगा। इनको दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक विजनरी कहा गया है, मतलब जो भविष्य को देखने का दर्शन जिनके पास। आप उनको पढ़ेंगे तो पाएंगे, उनने कहा है, उनकी एक नई किताब है, अभी आई है 6 महीना पहले, उसका नाम है सिंगुलैरिटी इज नियरर। आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हम मशीन में मर्ज होने के बस 20 साल दूर हैं, और इनके जितनी भविष्यवाणियां सबसे सटीक हुई है 1992 से लेकर 2024 तक। तो हम मशीनीकरण की तरफ जा रहे हैं। इस समय हमको ज्ञान से प्रज्ञा की तरफ जाना जरूरी है, और खासकर विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम खाली विज्ञान तक रुक गए, तो शायद हम किसी भी दिन रोबोट बनने के रास्ते पे अग्रसर हैं, और किसी भी दिन रोबोट बन जाएंगे। तो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, वो है जिज्ञासा प्रश्न और उससे होने वाली खोज के इस्तेमाल का। तो हमको जिज्ञासा प्रश्न और फिर प्रज्ञा की तरफ बढ़ना होगा। अगर हम नहीं बढ़े तो शायद हम हमारे पूर्वजों, हमारे 20,000 साल की जो परंपरा है, उससे दूर होते जाएंगे। कई लोग मानते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो इक्वेशन सॉल्व कर लेता है, जो बहुत रिसर्च पेपर लिख देता है, वो बहुत ज्ञानी होता है। लेकिन आप देखिए, इस देश की जो समाज की परिकल्पना है, उसको पूरी दुनिया मानती है। तुलसीदास जी उसको राम राज्य कह गए, और उनने कितनी कमाल की बात लिख दी। उनने लिख दिया, देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुनी न व्यापा। इसका मतलब क्या? जिस समाज में देहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं होंगे, वो समाज सबसे उत्कृष्ट समाज होगा, उसको राम राज्य कहा जा सकता है। ये देहिक दैविक और भौतिक ताप कैसे बच सकता है इंसान? इसका माध्यम है विज्ञान। लेकिन विज्ञान का किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, अगर विज्ञान के साथ प्रज्ञा को नहीं जोड़ा है, सिर्फ ज्ञान को जोड़ा है, तो आने वाले समय में समाज और मुश्किलों में होगा। हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो रही है, साइंस कितनी भी विकसित हो रही है, लेकिन समाज की विकृतियां भी साथ में बढ़ रही है। तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा है? ऐसे विज्ञान के बढ़ने का क्या फायदा है? तो अगर हम चाहते हैं कि ये विज्ञान इंसान की भलाई के लिए हो, तो हमको ऋषि प्रजापति को याद रखना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हमारे मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है, वो असल में इंसान के फायदे की है या उसके नुकसान की है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्वालियर का नाम इंक्यूबेशन के क्षेत्र में लिया। मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ, 150 स्टार्टअप है, 750 बच्चे इंक्यूबेशन में रजिस्टर्ड है।
और उनसे बार बार यही बात होती है, आप जितने भी आइडिया देखेंगे, शार्क टैंक में देखिए या किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में देखिए, वो पैसा कमाने के माध्यम में तो ठीक है, उनके आइडियाज ठीक है, लेकिन उससे कितने लोगों का फायदा हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो शायद विज्ञान, तकनीकी, ज्ञान, ये सब आने वाले समय में पूंजीवाद समाज के हाथ में दिए हुए सबसे बड़े हथियार हैं। तो देखिए, गुलामी एक तरीके की नहीं होती, खाली भाषा की गुलामी नहीं होती है, सिर्फ सत्ता की गुलामी नहीं होती है। कई बार गुलामी ऐसी होती है जो आपको पता भी नहीं चलता है, और वो गुलामी होती है आइडियाज की। जब आप सिर्फ किसी और आइडिया पे आइडिया डेवलप करने लगते हैं तो आप बौद्धिक रूप से गुलाम होना शुरू कर देते हैं। और आप अगर सवाल पूछते हैं, और सवाल जब तक आपको, मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आप पांव क्यों छूते हैं दूसरे के, उन्होंने कहा एनर्जी ट्रांसफर होती है और आप हम्बल होते हो। आप इसको प्रूव करिए, आप अपने एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव करिए। ये बात एकदम सही है, लेकिन आज तक प्रूव नहीं। साइंटिफिकली इसको प्रूव करिए, एनर्जी का मूवमेंट प्रूव करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज जिस क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही है, जिस क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका नाम उसके क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों में सबसे ऊपर होगा। क्योंकि जो ह्यूमन एनर्जी है, ये आज तक हम किसी साइंटिफिक तरीके से बहुत सटीक रूप से नहीं प्रूव कर पाए। अगर आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक पैरामीटर को बहुत सटीक रूप से जब प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा पैरामीटर खिसक जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो इतना काम है इस क्षेत्र में करने के लिए। मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ही शोध नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ेंगे, पर इस देश की जो परंपरा है, हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रज्ञा की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान बिना प्रज्ञा के सड़े हुए जल की तरह है, एक ऐसा जल जो कभी प्रवाह नहीं होता। और अगर ज्ञान और विज्ञान ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए प्रवाह नहीं हो रहा है तो कभी भी प्रज्ञा में नहीं तब्दील हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं। आप अगर अलग मानेंगे तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि आपको यहाँ कहीं किसी भी बात पे सवाल उठाने का, सोचने का, बहुत क्रिटिकली सोचने का आपको अधिकार है और आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें आपके कोई सवाल हो तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। हालांकि मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर सब वेबसाइट पे है, लेकिन आप विज्ञान भारती के लोगों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो मैं आशा करता हूँ ये अगले 3-4 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। आप एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करेंगे जिससे आपका बौद्धिक विकास ही नहीं होगा, आपके समाज को समझने का विकास भी होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जब मशीनीकरण होगा इंसान का, तो यही होगा कि आपके दिमाग में जो न्यूरल लिंक की चिप फिट की जाएगी, उसके बाद भी आप कितने इंसान बने रह सकते हैं, और सिर्फ इंसान ही नहीं, कितने अच्छे इंसान बने रह सकते हैं। आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि एक गैर विज्ञान के छात्र को उन्होंने यहाँ बुलाया है और मुझे आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।